रात के लगभग 8 बजे देवयानी खुद नीचे उतर आई। बंगले में गहरा सन्नाटा था। केवल किचन में बर्तन खड़कने की आवाजें आ रही थी। वो किचन में आई तो वही नौकर खाना बना रहा था। वो बहुत ही शिष्टता से बोला, खाना लाऊं मेम साहब? तुम सबने खाना खा लिया क्या? जी अभी नहीं। तुम मेरे और अंजू के लिए निकाल दो, मैं खुद ले जाऊंगी। जबरदस्ती खिलाना पड़ेगा, वो तो पानी भी नहीं पी रही। नौकर ने अंजलि और देवयानी के लिए खाना ट्रे में लगा दिया। अरे हाँ, अचानक देवयानी ने कहा, कहीं आसपास कोई मेडिकल स्टोर है? अंजू के लिए डिस्प्रिन मंगवानी है। जी मैं लेकर आता हूँ, कहकर नौकर निकल गया। देवयानी ने अपने गिरेबान में हाथ डालकर नींद की चंद गोलियां निकाली और प्रेशर कुकर में डाल दी, जिसमें भाजी पक रही थी। कुछ देर बाद नौकर डिस्प्रिन का पत्ता लेकर आ गया। देवयानी ने पत्ता लेकर कहा, चौकीदार से बोल देना कोई पूछने के लिए भी आए तो फाटक से ही लौटा दे। जी मेम साहब। देवयानी ऊपर चली आई। अंजलि ने दिन में भी ढंग से खाना नहीं खाया था, इसीलिए देवयानी के साथ उसने पेट भरकर खाना खाया। खाने से पहले दोनों ने हल्के हल्के पैग भी लिए। अंजलि ने पूछा, बर्तन लेने तो नहीं आएगा कोई? नहीं, तू जल्दी से तैयारी कर ले। वे लोग 11 बजे से पहले नहीं सोते। आज जल्दी सो जाएंगे खाना खाते ही। तूने उनके खाने में कोई नशा तो नहीं मिला दिया? सिर्फ नींद की गोलियां। ओह गॉड, कहीं भांडा फूट गया तो? अब तो जो होगा देखा जाएगा। अंजलि जल्दी से बाथरूम में आ गई। तैयार होने में उसे लगभग आधा घंटा लग गया। ठीक 9:30 बजे देवयानी ने पिछली खिड़की खोलकर नीचे झांका। किसी क्वार्टर में रोशनी नजर नहीं आ रही थी। अंजलि ने पूछा, और चौकीदार, वो तो नहीं सो गया? वो जागता भी रहा तो फाटक पर ही रहेगा। लगभग 10 बजे वे दोनों दरवाजा बंद करके खिड़की के पास आ गईं। देवयानी ने पूछा, उतर जाएगी? अभी तू स्टूडेंट ही है, कॉलेज के खेल भूली नहीं होगी। फिर दोनों को नीचे पहुंचने में देर नहीं लगी। पिछली कंपाउंड वॉल पर देवयानी ने पहले खुद झुककर अंजलि को पीठ पर चढ़ाया, फिर अंजलि ने देवयानी को खींच लिया। अंजलि का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था, मगर देवयानी को जरा भी परेशानी नहीं थी। काफी दूर चलकर दोनों सड़क पर पहुंची। वहां उन्हें टैक्सी मिल गई। देवयानी ने अपने बंगले से काफी पहले टैक्सी छोड़ दी और पैदल चलकर दोनों बंगले तक पहुंच गई। फाटक खुलवा कर दोनों अंदर भी पहुंच गई। विवेक बेचैनी से बरामदे में टहल रहा था। वो दोनों को देखकर ठिठक कर रुक गया। अंजलि का दिल जोर से धड़का। फिर वो तेजी से आगे बढ़ी। विवेक भी उतर आया। अंजलि उसके कंधे से लग गई। अपन को विश्वास नहीं हो रहा। विवेक ने उसके बाल चूम कर कहा, तुम्हारे विश्वास को जिंदा रखने के लिए ही तो इस तरह आई हूँ। यार, अपन को क्या मालूम था कि वो साला महेश इतनी जल्दी चला जाएगा। विवेक प्लीज, अब तो उसके लिए इस तरह मत बोलो। आई एम सॉरी। देवयानी ने पूछा, पंडित जी आ गए क्या? बहुत देर से बैठे हुए हैं। फेरों के लिए हवन कुंड भी तैयार है। अच्छा अंदर चलिए, बातों में समय नष्ट ना हो। वे लोग अंदर आ गए। पहले से ही एक छोटा सा लग्न मंडप तैयार था। दोनों पटरों पर बैठ गए। कन्यादान कौन करेगा? पंडित जी ने पूछा। अरे यार पंडित, तूने सैकड़ों शादियां कन्यादान के साथ कराई होंगी। एक शादी में कन्यादान नहीं होगा तो क्या शादी अधूरी रह जाएगी? बच्चा, धर्म की रस्में कैसे अधूरी छोड़ी जा सकती हैं? अरे यार, उधार का बाप किधर मिलेगा? तू ही कन्यादान कर दे, दक्षिणा की चिंता ना करना। फिर पंडित ने पंडित की भूमिका भी निभाई और लड़की के बाप का रोल भी। फेरों की रस्म संपन्न हो गई तो देवयानी ने अंजलि का हाथ थामकर कहा, चलो तुम दोनों मेरे साथ आओ। पर किधर? विवेक ने पूछा। तुम आओ तो सही। देवयानी दोनों को ऊपर ले आई और एक कमरे का दरवाजा खोला तो विवेक उछला। अंजलि का दिल भी धड़क कर गले में आ गया, क्योंकि वो कमरा दुल्हन की सेज की तरह सजा हुआ था। इसका क्या मतलब है? विवेक ने आश्चर्य से पूछा। तुम क्या समझते हो, सुहागरात के बिना शादी पूरी होती है? सुहागरात? तुमने मेरे साथ नहीं मनाई ना, इसीलिए तुम्हें प्रैक्टिस नहीं है। चलो अंदर चलो। देवयानी अंजलि ने थूक निगल कर कहा। यही पूछेगी ना कि मैंने पहले से तैयारी क्यों कर रखी है? हाँ, क्योंकि मुझे विवेक की प्रॉब्लम मालूम थी। विवेक अपने प्रेम पर माँ की बलि नहीं चढ़ा सकता था। दूसरी ओर मुझे यह भी विश्वास था कि तू विवेक के बिना बाकी जीवन सुख से बिताने की कल्पना भी नहीं कर सकती।
देवयानी, तूने मेरे लिए इतना कुछ। मैंने तेरे ऊपर खुद इसीलिए जोर नहीं डाला था कि मैं देखना चाहती थी कि तुझे विवेक से कितना प्यार है, और यह भी चाहती थी कि तुझ पर कुछ थोपा ना जाए, बल्कि तू स्वयं अपनी खुशी से इस शादी की तैयारी के लिए मुझ पर जोर डाले, और तू प्रेम की इस परीक्षा में खरी उतरी। अंजलि देवयानी के सीने से लग गई। देवयानी ने धीरे से उसके कान में कहा, अगर तू इसी समय सुहागरात न मना लेगी तो 2-3 महीने इंतजार करना पड़ेगा। फिर तेरे गर्भ को विवेक अपना बच्चा कदापि नहीं मानेगा। अंजलि के दिल पर एक घूंसा सा लगा। फिर दोनों अलग हो गई। देवयानी ने भीगी आंखों के साथ दोनों का हाथ मिलाकर कहा, हैप्पी मैरिज। फिर वो तेजी से मुड़ी और दरवाजा बंद कर दिया। विवेक ने कहा, यार, ये छोकरी अपने सारे पाप धो रही है, एक यही पुण्य करके। साली ने अपन को भी लव होता तो अपन इसको भी पत्नी बनाकर रखने की सोच सकता था। फिर उसने अंजलि की बाह पकड़ी और उसको अपनी ओर मोड़ कर कहा, ए, उधर क्या मुंह करके खड़ी है, मेरे साथ सुहागरात नहीं मनाएगी? अंजलि अचानक विवेक के सीने से लगकर सिसक पड़ी। हाय हाय, ऐसी खुशी के टाइम रोना काहे को? आज अगर तेरे से चूक हो गई होती तो मामला बिगड़ गया था। यार तू खुद सोच, मेरी माँ को तो तू देख चुकी है, अपन को कितना सोटी मार मार कर पाला पोसा। अपन अपनी लाइफ छोड़ने को सकता है, पर अपन का माँ को नहीं। अपन की माँ की छाया अपन के सिर पर सदा बनी रहे। फिर उसने अंजलि की ठोड़ी पकड़कर उठाकर कहा, जानती है, जब तू अपने माँ के सामने उसकी बहू बनकर जाएगी तो माँ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आएगा। विवेक, मुझे जल्दी वापस जाना है। ओहो, मैं तो भूल ही गया था कि ये तो अपनी सुहागरात का ट्रेलर है। फिर उसने अंजलि को फूलों से सजे बिस्तर पर लिटाया और उसे लिपटाकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। अंजलि भी उससे लिपट गई। टैक्सी फाटक पर रुकी तो चौकीदार ऊँघते ऊँघते चौंक पड़ा। उसने इस तरह आंखें चौड़ी की जैसे बंद हुई जा रही हैं। अचानक कार का हॉर्न बोल उठा तो चौकीदार उठकर कार के पास आकर बोला, साहब, सुबह आइएगा। सुबह? बहू रानी की तबीयत ठीक नहीं। क्या बकता है? कार में से जगमोहन की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। किसके पुरसे की बात कर रहा है? हाय, चौकीदार उछल पड़ा। बड़े मालिक आप? तू पहरा देते देते सोने भी लगा है। ज ज ज छोटे मालिक का। अचानक महेश की आवाज आई। क्या बात है बहादुर, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? चौकीदार ऐसे उछल पड़ा जैसे पैरों के पास बम फट गया हो। वो आश्चर्य और खुशी से बोला, छोटे मालिक आप जिंदा हैं? इससे पहले कि जगमोहन या महेश कुछ बोलते, चौकीदार ने झपट कर फाटक खोल दिया और चिल्लाता हुआ अंदर दौड़ा, रामदीन, नारायण, कलुआ, अरे छोटे मालिक जिंदा हैं, अरे आओ देखो, बड़े और छोटे मालिक दोनों आ गए हैं। पीछे पीछे टैक्सी अंदर आई जो पोर्च में रुक गई। चौकीदार खुशी से चिल्लाए जा रहा था। जगमोहन और महेश पिछली सीट से उतरे और मंगली काका अगली सीट से। मंगली ने चौकीदार के कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या हो गया है तुम्हें बहादुर, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? अरे काका, यहाँ तो कल से शोक छाया हुआ है, तुम देख नहीं रहे कैसा सन्नाटा है अभी से? सब नौकर क्वार्टरों में सो गए हैं और यह देवयानी की कार क्यों खड़ी है? महेश ने पूछा। मेम साहब, बहुरानी के पास है शाम से। क्यों? बहुरानी ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया है। दिन भर कमरे में बंद रही, खाना तक नहीं खाया था। जो लोग शोक जताने आए थे उन्हें लौटना पड़ता था। अरे कैसा पुरसा? किसका शोक? वो कल मंगली काका ने टेलीफोन करके बताया था। भगवान न करे छोटे मालिक को कुछ हो गया है। क्या बक रहे हो बहादुर? मंगली काका ने कहा। क्या मैंने बताया था? वो भी ऐसी अशुभ और उल्टी बात? काका, टेलीफोन खुद बहुरानी ने रिसीव किया था। वो पहले तो सकते में रह गई थी, फिर उनका बुरा हाल हो गया। किसी की बेहुदा हरकत थी ये, जगमोहन ने गुस्से में कहा। काका, अंजलि कहाँ है? महेश ने पूछा। अंदर ही होगी। महेश दरवाजे की घंटी बजाने लगा। जगमोहन ने मंगली से कहा, सामान उतरवा कर सब नौकरों को बुला लाओ। जी मालिक। फिर जगमोहन भी महेश के पास आ गए। घंटी काफी देर तक अंदर गूंजती रही मगर कोई जवाब नहीं। ये क्या हो रहा है? जगमोहन ने गुस्से में कहा। शायद वो दोनों ऊपर हों, बेखबर सो रही हों। महेश पिछली ओर आया। उसने पिछले बरामदे का दरवाजा बाहर से बंद देखा। वो दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। उसने हॉल में आकर बाहर का दरवाजा खोला और जगमोहन भी अंदर आ गए। कहाँ है बहू और उसकी दोस्त? शायद ऊपर के कमरे में होगी। जाओ बुला कर लाओ। महेश ऊपर आया।
वो बेडरूम जिसमें महेश और अंजलि रहते थे अंदर से बंद था। महेश ने दरवाजे पर दस्तक देकर पुकारा, अंजलि, ए अंजलि। जवाब न मिलने पर उसने देवयानी का नाम लेकर पुकारा, फिर भी कोई उत्तर नहीं। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटा मगर सब व्यर्थ। फिर वो बड़बड़ाया, लगता है दोनों बहुत गहरी नींद सो रही है, कल से परेशान है। हो सकता है देवयानी ने गहरी नींद की गोली दे दी हो। फिर वापस नीचे आकर उसने डैडी से बताया, दोनों बहुत गहरी नींद सो रही है। तभी मंगली के साथ सारे नौकर दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। छोटे मालिक, आपको हमारी उम्र भी लग जाए। सबकी आंखों में खुशी के आंसू झिलमिला रहे थे। जगमोहन ने पूछा, कब आया था ये बेहुदा टेलीफोन? बड़े मालिक, नारायण ने आंखें पोंछकर रूंधे गले से कहा, कल ही आया था सुबह सुबह। किसने रिसीव किया था? बहू रानी ने। कल से उनका बुरा हाल था, कुछ खा पी भी नहीं रही थी। फिर शाम को फोन आ गया कि भगवान न करे आपको हवाई जहाज में शव लाने की जगह नहीं मिल रही। ओ गॉड, वो फोन मैंने खुद रिसीव किया था मालिक। तब देवयानी मेम साहब आई हुई थी, वो भी बड़ी परेशान थी। बहू रानी पास पड़ोसी पुरसे के लिए आ रहे थे, उन्होंने किसी को मिलने नहीं दिया। फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से बहू रानी को खाना खिलाया और यह भी कहा कि वो उनके पास ही रहेंगी जब तक कि आप लौट नहीं आते। हे भगवान, कितना कुछ हो गया। बड़े मालिक, हम लोगों के लिए तो दुनिया ही वीरान हो गई थी। बहू रानी का हाल हमसे देखा नहीं जा रहा था, वो जागी नहीं। उन लोगों को सोने दो, महेश ने कहा। शायद देवयानी ने नींद की गोली दे दी होगी। मगर छोटे मालिक, आपका ऑपरेशन? जगमोहन ने कहा, ऑपरेशन के लिए अमेरिका बुलाया है। हे भगवान, छोटे मालिक को हमारी उम्र भी लग जाए। जाओ महेश, जगमोहन ने कहा, कई दिन से थके हुए हो, नीचे ही सो जाओ। हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये बेहुदा ड्रामा किसने और क्यों रचा है। महेश उठकर निचली सहदरी की ओर बढ़ गया। नारायण ने धीरे से पूछा, बड़े मालिक, सब ठीक तो है ना? डॉक्टर ने आस तो बड़ी दिलाई है, मगर अब तो सब कुछ भगवान के हाथों में ही है। कहते कहते जगमोहन की आवाज भर्रा गई।